हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पी ब्लॉक में ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ये इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो आज हम देखेंगे अबाउट द नाइट्रिक एसिड HNO3। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसकी प्रॉपर्टीज से भी। तो पहले देख लेते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अगर हम लैब मेथड की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो बनता है नाइट्रिक एसिड, साथ में बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद देखते हैं हम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में क्या है। अमोनिया NH3 की रिएक्शन करवाते हैं विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और रोडियम एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद ऑक्सीजन तो ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके देता है नाइट्रिक एसिड और यहाँ NO फ्री हो जाता है, और जो कि दोबारा से सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडाइज होकर NO2 देता है और उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नाइट्रिक एसिड जो प्योर नाइट्रिक एसिड है दैट इज़ कलरलेस, और इम्प्योर का क्या होता है, लाइट येलो कलर होता है। अगर नाइट्रिक एसिड में क्या है, कुछ डिजॉल्व ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, हमें पता है नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं। सो इफ़ द नाइट्रिक एसिड कंटेन डिजॉल्व ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो उसको हम कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो आपको पता है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड हम इसको कहते हैं। तो ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि अगर हम नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है या प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, जो वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन देता है, राइट। तो हाइड्रोनियम आयन देता है प्लस साथ में आपको यहाँ मिल रहा है नाइट्रेट आयन। तो ये तो है आर्हीनियस की जो थियोरी थी उसके बेसिस पे ये एक एसिड की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है प्लस वाटर आपको मिल रहा है। अगर आप इसकी रिएक्शन बेसिक सॉल्ट के साथ कराएंगे तो आपको पता है जो सोडियम कार्बोनेट है दैट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, एंड जो सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। सो इफ़ वी रिएक्ट नाइट्रिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनमें रिलीज हो रही है। तो दोनों ही केस में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, केवल बैलेंसिंग का डिफरेंस है। अगर हम मेटल के साथ इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल भी आपको पता है को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अगर हम उन मेटल्स की बात करें जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई है आपको पता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और ये नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। तो हम रिएक्शन को लिख सकते हैं मेटल जो कि यहाँ पर नाइट्रिक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है प्लस नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ मेटल का नाइट्रेट बनेगा। मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं मेटल का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेटल नाइट्रेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। ये हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन जिसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं, ये नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके एक रिडक्शन प्रोडक्ट देती है प्लस साथ में वाटर बनता है। अब ये जो रिडक्शन प्रोडक्ट है ये बहुत ही खास है, मतलब अलग अलग केस में आपको अलग अलग रिडक्शन प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर एसिड आपने कॉन्सनट्रेट लिया है, कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है NO2। ये बहुत ध्यान से हमें समझना है। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो N2O, और अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो ये बनता है NH4NO3, मतलब अमोनियम नाइट्रेट। तो पहले बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
दूसरे में बना है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरे में बना है अमोनियम नाइट्रेट। इन सब में आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो सॉरी जो HNO3 है वो रिड्यूस हुई है। तो HNO3 किस में चेंज हो सकती है, NO2 में चेंज हो सकती है, N2O में चेंज हो सकती है और NH4NO3 में चेंज हो सकती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन हैज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +4 रिडक्शन हो गया है, इसमें +1 रिडक्शन हो गया है और यहाँ NO3 तो सेम रहेगा। NH4 पॉजिटिव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। तो इन सब में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है नाइट्रिक एसिड का। तो अगर हम कुछ रिएक्शन देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक के साथ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब कई बार आप देखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्री, मतलब बैलेंसिंग कई बार आपको मुश्किल हो जाती है। तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नॉन आयनिक रिएक्शन पे नहीं फोकस करके आयनिक फॉर्म पे फोकस करना है। अब आयनिक फॉर्म को हम ये आयनिक फॉर्म लिखा है, अब इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आगे जितने भी केस आएंगे उनमें ये एप्लीकेबल होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जिंक और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा रहा हूँ और नाइट्रिक एसिड कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड। जिंक है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, तो जिंक नाइट्रेट बनता है, Zn विल चेंज इनटू ZnNO3 होल ट्वाइस। और इसको अगर मैं बैलेंस आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो ये होगा Zn2 पॉजिटिव। तो इसको मुझे अलग से बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंसिंग का मेथड आपको क्लास 11th में बताया है। यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसको नंबर 1 मान लीजिए। जो नाइट्रिक एसिड है उसका आयनिक फॉर्म है NO3 नेगेटिव और ये चेंज हो जाता है NO2 में, क्योंकि हमें पता है कॉन्सनट्रेटेड में ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, हाउ टू बैलेंस द हाफ रिएक्शन, राइट। रेडॉक्स रिएक्शंस में जो हाफ रिएक्शन वाला मेथड था उससे हम इंडिविजुअली पहले 2 हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, फिर ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पहले हमें नाइट्रोजन बैलेंस करनी है, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5, यहाँ निकालेंगे तो +4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस। इसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, तो -1 एंड -1 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एसिडिक मीडियम में 2H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड में 0 चार्ज हो गया। राइट साइड में अभी आप देखेंगे तो क्या है, राइट साइड में 0 चार्ज है। अब हाइड्रोजन चार्ज बैलेंस हो गया, लेफ्ट साइड में भी 0 चार्ज, 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, राइट साइड में भी 0 चार्ज। अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करनी है, तो हाइड्रोजन बैलेंस के लिए हम ऐड करेंगे सूटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस होगी, वाटर भी ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरीके से लिखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो यहाँ देर आर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा, बिकॉज देर इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा, Zn ये हो जाएगा प्लस, यहाँ हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, और यहाँ हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो यही वो रिएक्शन थी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मतलब हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं बिना याद किए हुए। केवल आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद अगर हम एसिड चेंज कर दें, मतलब कॉन्सेंट्रेशन उसकी चेंज कर दें, इसको डाइल्यूट लिख दें अभी, तो डाइल्यूट के केस में आपको पता है जो प्रोडक्ट होता है वो N2O होता है यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा Zn और ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव, ये तो सेम रहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो ये ठीक हो गया। यहाँ जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रिक एसिड का आयनिक फॉर्म, वो N2O में चेंज होता है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, इसको 2 लिख देंगे।
उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, यहाँ है +5, यहाँ है +1, मतलब एक नाइट्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे एंड देयर आर 2 नाइट्रोजन, तो दोनों ने मिलके 8 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ठीक हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसके बाद बैलेंस करते हैं चार्ज। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव एंड 8 नेगेटिव, 10 नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, 10H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो 0 चार्ज यहाँ भी हो गया, इधर भी हो गया। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सूटेबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देखेंगे ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं। सो इन द फर्स्ट रिएक्शन देर आर 2 electron and in the second there are 8. So we will multiply equation number 1 by 4 and add it into equation number 2. तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4Zn प्लस यहाँ क्या है 2NO3 नेगेटिव प्लस 10H पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा आपका 4Zn2 पॉजिटिव प्लस N2O प्लस 5H2O। ठीक होगा। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आयनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखते हैं तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर वेरी डाइल्यूट है तो आपको पता है अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो पहला रिएक्शन तो अभी भी सेम होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब अमोनियम नाइट्रेट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, नाइट्रेट आयन चेंजिंग इनटू NH4 पॉजिटिव। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहाँ हमने कहा -3 है, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था। यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ। तो सूटेबल नंबर ऑफ क्या करने हैं हमने, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। यहाँ देखिए +5 है, यहाँ -3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। फिर उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन आप बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, राइट। फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐड कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ये हमने तीनों केस डिस्कस किए, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट। तो आप इसको सम अप कर सकते हैं, NO2 कॉन्सेंट्रेटेड में, N2O डाइल्यूट में और NH4 पॉजिटिव NO3 ऐसा भी लिख सकते हैं, या अमोनियम नाइट्रेट वेरी डाइल्यूट के केस में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा कॉन्सेप्ट है या दूसरी टॉपिक है इसी में, इन केस ऑफ मेटल लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो आपने एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा होगा, उसमें कुछ मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो इनके केस में नेसेंट हाइड्रोजन नहीं प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो टूट जाता है, रिडक्शन प्रोडक्ट प्लस वाटर, और यहाँ है नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर ये एटॉमिक ऑक्सीजन मेटल और नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके मेटल का नाइट्रेट बनाती है, मतलब M तो मेटल हो गया और नाइट्रेट आयन हो गया NO3 नेगेटिव। तो जो भी वैलेंसी मेटल की होगी उसके हिसाब से मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस होगा H2O। अब यहाँ पर भी 2 केस बनते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का यहाँ नहीं केस है, जो डाइल्यूट का है वही वेरी डाइल्यूट का भी है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है उसने खुद रिड्यूस होना है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो वो रिड्यूस होगा। यहाँ वो किस में रिड्यूस होगा, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ वो रिड्यूस होगा NO2 में। पहले भी आपने देखा था, पहले भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 में ही चेंज हुआ था, यहाँ भी NO2 में ही चेंज होगा। अंतर यहाँ पर डाइल्यूट का है। पहले जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था वो हमने देखा था N2O में चेंज होता है, यहाँ पर ये NO में चेंज होता है। तो अगर लेस रिएक्टिव है तो NO2 NO, मोर रिएक्टिव है मेटल देन हाइड्रोजन तो हो जाता है NO2 N2O NH4 NO3। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं। तो आपको पता है कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बना देगा, आयनिक फॉर्म में ऐसा हो जाएगा,
राइट। जो नाइट्रिक एसिड है वो आयनिक फॉर्म में कैसा हो जाएगा, NO3 विल चेंज इनटू NO2। तो बहुत आसान। अब हम इसको बैलेंस करके ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं बाय कैंसलाइजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ये होमवर्क है, हर केस में आप क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, आप डाइल्यूट अगर है तो डाइल्यूट में भी तो पहला रिएक्शन वही होगा, Cu चेंजिंग इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो NO3 नेगेटिव है वो चेंज हो जाएगा NO में। अब आपको इसको बैलेंस करना है, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। तो आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं, मेटल और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन लिख सकते हैं। चाहे वो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसमें भी एसिड कॉन्सनट्रेटेड है, डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है, एक केस ये है। दूसरा, अगर मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और एसिड कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट है, तो आप हर केस में रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप सिल्वर की लिखेंगे तो सिल्वर आपको पता है नाइट्रिक एसिड से कम रिएक्टिव है, सॉरी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा AgNO3। इसका आयनिक फॉर्म क्या हो जाएगा, Ag विल चेंज इनटू Ag पॉजिटिव। इसको आप बैलेंस करेंगे। फिर क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO3 नेगेटिव विल चेंज इनटू NO2, इसको आप लिख लेंगे और फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे। डाइल्यूट अगर है सो Ag विल चेंज इनटू Ag पॉजिटिव, बैलेंस कर लेंगे। NO3 नेगेटिव विल चेंज इनटू NO, बैलेंस करेंगे और ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम आयनिक फॉर्म को लिखना जानते हैं तो आपको रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक स्पेसिफिक केस इसमें है कि कुछ मेटल्स, फॉर एग्जांपल क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इनको ऑक्सीडाइज करके इनकी सरफेस पर एक पैसिव फिल्म बना देता है ऑक्साइड की, और वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए फिर वो एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। मान लीजिए ये है एल्यूमिनियम की सरफेस, राइट, Al की सरफेस है, और जब नाइट्रिक एसिड इसके कांटेक्ट में आया तो ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सरफेस के एल्यूमिनियम एटम को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, Al2O3 बना देता है। अब ये जो Al2O3 है ये वेरी हार्ड है, इसलिए फर्दर जो अंदर की जो लेयर है उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है या मेटल का रिएक्शन नहीं हो पाता है। केवल एक बहुत पतली फिल्म क्या बन जाएगी, ऑक्साइड की बन जाएगी इसकी सरफेस पर, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये तो हमने इसका एसिडिक करैक्टर देखा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद NO2 में टूट जाता है प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और ये सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। और जब डाइल्यूट लेते हैं तो आपको पता है NO बनता है प्लस H2O और नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ भी दो केस बनते हैं, कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट की। तो अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ तो हम देख चुके हैं, नॉन मेटल फॉर एग्जांपल कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है और भी कुछ हैं, तो उनके साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होती। हम केवल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आगे हम कंपाउंड्स में देखेंगे कि वहाँ रिएक्शन होती है। बट जो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो क्या कर देता है, इन नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस होके NO2 बनाएगा, आपको पता है, और इनके ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो क्या है इनके ऑक्सो एसिड, देखिए सल्फर का ऑक्सो एसिड है भाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम बेसिकली सल्फेट आयन है ये, इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए, राइट। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो NO3 नेगेटिव, क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड है इसने NO2 में चेंज होना है, इसको आप बैलेंस करके लिखेंगे। फिर जो सल्फर है वो सल्फेट आयन में चेंज होगा, इसको आपने बैलेंस करके लिखना है और दोनों को जोड़ देना है। तो ये किसकी रिएक्शन हो जाएगी, सल्फर और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हो जाएगी, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और बैलेंस करने में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी कार्बन और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सनट्रेटेड, तो कार्बन कार्बोनिक एसिड, इसका आयनिक फॉर्म CO3 नेगेटिव, और यहाँ नाइट्रेट आयन किस में चेंज हो जाएगा, NO2 में। तो दोनों को बैलेंस कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही फॉस्फोरस देगा आपको
फॉस्फेट आयन फॉस्फोरिक एसिड देता है, वो डिसोशिएट होगा तो फॉस्फेट आयन ही है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। और यहाँ नाइट्रेट आयन किसमें चेंज होगा, NO2 में। तो ये इस तरीके से हम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और नॉन मेटल की रिएक्शन लिखते हैं। ऐसे अगर आप आयोडीन की देखिए तो आयोडीन आयोडिक एसिड में चेंज हो जाता है, और आयोडिक एसिड का आयनिक फॉर्म आप देखेंगे तो ये होगा। इसको अगर आपने बैलेंस करना है तो पहले आयोडीन को बैलेंस कर लीजिए, फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे हम पहले कर रहे हैं। केवल यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 2 आयोडीन है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ आयोडीन की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1 आयोडीन इज डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। बाकी आप इसको तो बैलेंस कर ही सकते हैं, NO3 चेंजिंग इनटू NO2। फिर आप इस केस में भी ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये हमने ये बात कही कि जो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वही क्या करता है, नॉन मेटल को क्या करता है, उनके ऑक्सो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये एलिमेंट की बात हो रही है। बट अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल H2S को S में कन्वर्ट कर दिया, तो डाइल्यूट अलग तरीके से करेगा, कॉन्सनट्रेटेड अलग तरीके से करेगा। तो कॉन्सनट्रेटेड ने क्या करना है, खुद को NO2 में चेंज हो जाना है और H2S को S में चेंज कर देना है। तो अगर आप देखेंगे H2S to S, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन निकल रही है, ऐसा भी आप समझिए। या यहाँ आप सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ये है -2, यहाँ 0, तो -2 से 0 में आने का मतलब है ये है ऑक्सीडेशन। इसको बैलेंस आप करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस 2H पॉजिटिव, ये एक हो जाएगा। और दूसरा तो आपको पता ही है, NO3 नेगेटिव चेंजिंग इनटू NO2, बहुत आसान। ठीक ऐसे ही आप इसको भी बैलेंस कर सकते हैं, H2S चेंजिंग इनटू S एंड NO3 नेगेटिव चेंजिंग इनटू NO, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो अगर हमारे पास कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो NO3 नेगेटिव चेंज इनटू NO2, और जो SO2 है ये कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में बना देगा तो SO4 2 नेगेटिव। बस आपको दोनों को बैलेंस करके ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। फेरस सल्फेट को क्या बना देता है, फेरिक सल्फेट बना देता है। तो अगर कॉन्सनट्रेटेड है आप डाइल्यूट भी ले सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड है तो NO3 नेगेटिव चेंजिंग इनटू NO2, राइट। और फेरस का मतलब Fe2 पॉजिटिव, फेरिक का मतलब Fe3 पॉजिटिव। तो इसको बैलेंस करना बहुत ही आसान है, एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लास्ट इसमें बच जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरीके का है, HN और 3 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहे हैं HNO3। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो और ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसके पास 2 की कमी है। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने की कमी है, 3 की, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक डबल बॉन्ड बना देता है विद दिस ऑक्सीजन, राइट। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में अभी 7 हो गए, उधर ऑक्सीजन के 8 हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको OH यानी इस O के साथ शेयर करता है, एक H ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक यहाँ से नाइट्रोजन ने दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और इसके साथ ही नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। तो ये वाला एक सिंगल बॉन्ड आपको जो दिखाई दे रहा है वो इस ऑक्सीजन की वजह से है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। इसके बाद आप देखिए अभी एक ऑक्सीजन और है जिसका क्या नहीं हुआ है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, बट अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो ये इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है सीधा इस ऑक्सीजन को। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O और OH, ये भी आप नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें नाइट्रोजन
डोनर की तरह काम कर रहा है और जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। और आपको पता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो जब एक बार बॉन्ड बन गया तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज काउंट करते हैं और ये एरो वाला साइन हटा देते हैं। तो फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट करते हैं वो आपको बताया है 11th में। तो अगर आप फॉर्मल चार्ज काउंट करोगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिला के ये स्ट्रक्चर बन जाता है नाइट्रिक एसिड का। और अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखो तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन ऐसे टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2। सो दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। और इसमें हमने क्या स्टडी किया है अबाउट द नाइट्रिक एसिड, उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।